जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल और मेरा नाम है शुभम। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, जो है चार्टर्ड एक्ट 1853। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चार्टर्ड एक्ट 1833 को डिस्कस कर लिए थे। उसके 20 साल बाद ये चार्टर्ड एक्ट 1853 आया। तो अब हम इस एक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हम जो पहले वाले एक्ट पढ़े थे चार्टर्ड एक्ट 1833, वहाँ पे हम लोग जान लिए थे कि जितना भी मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो चार्टर्ड एक्ट 1833 में ही ख़त्म हो गया था। तो इस एक्ट में चार्टर्ड एक्ट 1853 में हम लोग बिजनेस मतलब मोनोपोली ऑफ ट्रेड को लेके कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मोनोपोली ऑफ ट्रेड चार्टर्ड एक्ट 1833 में ही खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब हम जो देखेंगे वो है कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी किसके हाथ में था? तो चार्टर्ड एक्ट 1853 ये कहता है उसका ट्रेड का जो मोनोपोली खत्म हो गया, तो उसके बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल अफेयर कंपनी, जो कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश क्राउन का पॉलिटिकल अफेयर क्या क्या होगा उसको मेंटेन कर रहा था, उसको देख रहा था। इसीलिए चार्टर्ड एक्ट 1853 ये कहता है कि जो भी पॉलिटिकल अफेयर संभाल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर, तो वो चार्टर पॉलिटिकल अफेयर किसके अंडर किसके कंट्रोल में रहेगा? वो रहेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 18 लोग होते हैं, जिनमें से 6 लोग ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग होता है। ये 6 लोग और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 18 लोग, ये टोटल 24 लोग मिलके किसके ऊपर नज़र रखेंगे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नज़र रखेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर क्या देख रहा था? पॉलिटिकल अफेयर्स। यानी इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स कर रहा था, पॉलिटिकल काम कर रहा था, पॉलिटिकल काम के ऊपर देखभाल कर रहा था, ये सारी चीज़ के ऊपर कौन नज़र रख रहा था? किसके ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर। ठीक है, तो अब चार्टर एक्ट 1853 आते आते क्या हुआ? इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश टेरिटरी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने लगा। तो इसके चलते हुए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको एक स्पेशल पावर दिया गया चार्टर्ड एक्ट 1853 के दौरान। उनको बोला गया कि आप चाहे तो टेरिटोरियल कंट्रोल के लिए आप लोग नया प्रेसिडेंसी यानी नया प्रोविंस आप बना सकते हो, कि इससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो तरीका है जो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके चलते हुए आप लोग ये कर सकते हो। ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दिया गया था कि वो लोग चाहे तो इंडिया के अंदर नया प्रोविंस नया प्रेसिडेंसी बना सकते हैं। इसी चलते हुए इस एक्ट चार्टर्ड एक्ट 1833 और 1853 इनके ये जो 20 साल है इसके बीच में पंजाब और सिंध ये 2 टेरिटरी भी एनेक्स कर लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध और पंजाब ये 2 टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लिए थे, एनेक्स कर लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी के अंदर। और जो बाकी बहुत सारे टेरिटरी लॉर्ड डलहौसी के टाइम में एनेक्स किया गया था कंपनी के थ्रू। ठीक है, तो ये समझ में आ गया चार्टर्ड एक्ट 1853 आते आते बहुत इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और उसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से देखा जाए, अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आसानी हो जाए, इस सोच के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इंडियन टेरिटरी में नया प्रोविंस नया प्रेसिडेंसी ये सब बनाने के लिए जो परमिशन चाहिए वो दे दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। चार्टर्ड एक्ट 1853 में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोला गया था। तो अगर हम चार्टर्ड एक्ट 1833 में चले जाते हैं, उसमें क्या था? उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि बंगाल के गवर्नर थे, उसको चार्टर्ड एक्ट 1833 में उनको मान लेते गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जब चार्टर्ड एक्ट 1833 में था, ये हाईएस्ट पोजीशन था, जो कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनको ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और उनके सबऑर्डिनेट में कौन थे? मद्रास और बॉम्बे थे और उनके जो गवर्नर थे। ठीक है, ये चार्टर्ड एक्ट देखें तो हम क्या देखेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी बंगाल के गवर्नर बंगाल, और उनके सबऑर्डिनेट कौन थे? एक थे मद्रास और उनके गवर्नर, और यहाँ पे थे बॉम्बे और इनके गवर्नर। और इनको हेल्प करने के लिए 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया था। तो ये था 1833
1833 में 1833 में क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि बंगाल के गवर्नर थे उनको, और उनके सबॉर्डिनेट मतलब उनको कौन रिपोर्ट करेगा, मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर है उनको ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेंगे। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सपोर्ट कौन करेगा, 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर। ये था 1833 में। तो अब 1853 आते आते क्या हो गया, 1853 आते आते हो गया कि टेरिटरी इतना ज़्यादा हो गया कि संभालना मुश्किल हो गया। तो तब क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल को अलग से एक पोस्ट बना दिया गया और बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अभी 3 प्रेसिडेंसी के लिए बॉम्बे, बंगाल और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग गवर्नर बना दिया गया है। जो कि 1833 में क्या था, जो बंगाल के गवर्नर थे उसको ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया थे। तो और उनके सबॉर्डिनेट को मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बना दिया गया था। तो 1853 आते आते क्या हो गया, 1853 आते आते टेरिटरी बहुत ज़्यादा हो गया। इसके चलते हुए बॉम्बे, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी को अलग अलग किया, सेपरेट कर दिया गया और उनके लिए सेपरेट गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गया। और इन तीनों तीनों प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर है वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो रिपोर्ट करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, और गवर्नर जनरल इंडिया के काम में कौन हेल्प करेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर है, जिनमें से एक लॉ मेंबर भी था जो कि 1833 में था। ठीक है, तो वो 1833 में चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या था, जो लॉ मेंबर था वो पूरा का पूरा पावरफुल नहीं था, क्योंकि वो लॉ के बारे में तो अपना सजेशन दे सकता था, लेकिन हर एक बिल में जब बिल पास करने के लिए बात आती है, जब वोटिंग करने का पावर होता है बिल पास करवाने के लिए, उसमें उसको वोटिंग करने का राइट पूरी तरीके से नहीं था उनको। ठीक है, तो आप चार्टर्ड एक्ट 1853 में क्या किया गया, ये जो लॉ मेंबर था इनको फुल मेंबर बना दिया गया और वोटिंग राइट दे दिया गया। तो अब जब कोई भी लेजिस्लेटर कोई भी लॉ पास जब होगा, तब ये लॉ मेंबर अपना वोट डाल पाएगा और उनका वोट का वैल्यू भी होगा, वो काउंट भी होगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंज आया, एडमिनिस्ट्रेशन में चार्टर्ड एक्ट 1853 में ये पहला चेंज ये आया, नया गवर्नर जनरल को अलग से एक पोस्ट दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ये 3 प्रेसिडेंसी को अलग अलग से एक एक करके गवर्नर मिला और 3 प्रेसिडेंसी को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया। और ये 3 प्रेसिडेंसी किसके अंडर में रहेंगे, ये 3 प्रेसिडेंसी और तीनों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में रहेंगे। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को काम में कौन हेल्प करेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मेंबर 4 लोगों की होता है, उनमें से एक लॉ मेंबर होता है, जो कि लॉ मेंबर 1833 चार्टर्ड एक्ट में एक आधा ही मेंबर था, क्योंकि उनको वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन उसको अब फुल मेंबर कर दिया गया चार्टर्ड एक्ट 1853 में, और राइट टू वोट दिया गया। जब भी अब से बिल पास होगा ये वोट कर पाएगा। ठीक है, और क्या क्या हुआ, और ये हुआ चार्टर्ड एक्ट 1853 ने क्या किया, एक ओपन कॉम्पिटिटिव सेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सर्वेंट ये होगा, ये सर्वेंट्स। तो ये चार्टर्ड एक्ट 1853 में क्या हुआ, जो भी इंडिया के अंदर, जो भी भारत के अंदर, जो भी भारत के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम होता था, उसमें एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम चालू कर दिया गया। ठीक है, जहाँ पे इंडिया के लोग मतलब भारतीय भी एग्जाम दे पाएंगे, अगर उनका टैलेंट हुआ, उनका रैंक आया, तो वो भी सिविल सर्विस इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सिविल सर्विस में ज्वाइन कर पाएगा। तो पहले अनकोवेनेंटेड जो जॉब थे, जो कि अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस का जॉब मतलब जो छोटे लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसमें पहले से ही इंडिया का ओपनिंग हो, इंडियन लोगों के लिए वो खोल दिया गया था कि इंडियन लोग, भारतीय लोग उस एग्ज़ाम में बैठ के वो जॉब जो सेकेंडरी लेवल पे जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो छोटे लेवल पे सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते थे, सिविल सर्विस के जॉब होते थे, उसमें वो लोग ज्वाइन कर सकते थे, जो पहले से ओपन था। लेकिन 1853 आते आते कोवेनेंटेड जो सिविल सर्विसेज होता है, मान लीजिए आज के दिन में IAS IPS मान लीजिए, तो उस टाइम पे जो IAS IPS था, मतलब उस टाइम में जो इंडियन सिविल ICS जो जॉब होता था, उसमें पहले इंडियन के लिए ओपनिंग नहीं था, इंडियन लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे और सिविल सर्विस का जॉब नहीं ले पाते थे। तो लेकिन चार्टर्ड एक्ट 1853 आते आते इंडियंस के लिए वो एग्ज़ाम खोल दिया गया। इंडियंस मतलब जो भी भारतीय है वो एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम दे के फिर से जॉब उनको मिल सकता था, जो भी हाईएस्ट लेवल पे सिविल सर्विस के जॉब होते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर। ये सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या है, प्रोविजनल जो लेजिस्लेचर था वो तो 1833 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, 1833 से ही प्रोविजनल लेजिस्लेचर मतलब प्रोविजनल लेवल पे जो भी लॉ बनाने की जो भी प्रोसीड्योर था वो 1833 में ख़त्म हो गया। तो 1833 से ही क्या होता था, जो भी लॉ बनता था वो सेंट्रल लेवल पे बनता था और पूरा इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश टेरिटरी था उसमें अप्लाई होता था। ठीक है, तो 1833 में क्या था, जो भी लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने का जो प्रोसीड्योर है, ठीक है, उसको लेजिस्लेटिव फंक्शन बोला जाता है, जिसमें लॉ बनता है,
और एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब लॉ बनने के बाद लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो एज पर द चार्टर्ड एक्ट 1833, पहले हम 1833 के थोड़ा सा बात कर लेंगे, उसके बाद 1853 को लेकर पढ़ेंगे। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट 1833 के अनुसार लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है वो और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों, ये दोनों फंक्शन कौन देखता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके नीचे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, और जो कमांडर इन चीफ थे, इन तीनों मिलके लॉ बनाते भी थे और उसको इंप्लीमेंट भी करते थे। मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन भी देखते थे और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी देखते थे। ठीक है, लेकिन चार्टर्ड एक्ट 1853 आते आते क्या हुआ? चार्टर्ड एक्ट 1853 आते आते ये हुआ, चार्टर्ड एक्ट 1853 में ये बोला गया जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है इसको अब से अलग किया गया और इसका देखभाल भी अलग तरीके से होगा। ठीक है, अब आते हैं पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या हुआ? लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब लॉ बनाने का जो तरीका है, कैसे लॉ बनेगा, सेंट्रल लेवल पे कैसे लॉ बनेगा। तो उसमें 6 लोगों की एक टीम बनाई गई, 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर बनाए गए। उनमें से पहला जो थे वो थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कलकत्ता के अंदर उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट थे उनका जो चीफ जस्टिस था वो पहला मेंबर हुआ। सेकंड मेंबर कौन था? अदर रेगुलर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब अदर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट छोड़ के जो अदर जस्टिस भी थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी उस टाइम कलकत्ता कोर्ट के अंदर, तो उनको भी इसका सेकंड मेंबर बना दिया गया। अदर कोई भी अदर जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है उसको सेकंड मेंबर बना दिया गया। और थर्ड मेंबर कौन बना? मेंबर ऑफ बंगाल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बंगाल के अंदर, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट चल रहा है उसका एक मेंबर को लिया गया, और मद्रास से एक मेंबर को लिया गया, और बॉम्बे से एक मेंबर को लिया गया, जो भी सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में थे। मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एक मेंबर को लिया गया। तो हो गया ये पहला मेंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मेंबर हो गया। और छठवां मेंबर कौन थे? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो आगरा के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चल रहा था उसका एक मेंबर लिया गया। तो ये ऐसे 6 लोग लिए गए और ये 6 लोग मिलकर क्या करते थे? लॉ बनाते थे। ठीक है, ये 6 लोग मिलकर लॉ बनाते थे। अब हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन देखता था। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए क्या कर दिया गया? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और उनके नीचे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ जो 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे और कमांडर इन चीफ थे, ये तीनों मिलके, जो कि ये तीनों चार्टर्ड एक्ट 1833 में सारे कुछ देखता था, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी देखता था और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी देखता था। अब से चार्टर्ड एक्ट 1853 से सिर्फ ये तीनों लोग एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखेंगे, मतलब लॉ बनने के बाद वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उस फंक्शन को ये लोग देखेंगे। ठीक है, और लॉ बनाने का जो कैपेबिलिटी था, जो हक था, वो इनको उनके लिए 6 मेंबर अलग से बना दिए गए, 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर बना दिए गए। उनमें से पहला था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, दूसरा था अदर रेगुलर कोई भी जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस है। तीसरा, हर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एक मेंबर लिया गया, बंगाल से, मद्रास से, बॉम्बे से और आगरा से। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये टोटल 12 मेंबर हो गया। 6 लोग थे लेजिस्लेटिव काउंसिलर, 6 लोग थे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर। ठीक है, तो टोटल हो गया 12 लोग। तो ये 12 लोग मिलकर क्या करते थे? लेजिस्लेटिव, पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव जो फंक्शन था इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, ब्रिटिश, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी था उस टाइम, ये 12 लोग, यही 12 लोग, ये 12% क्या थे? रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी देश के अंदर कोई भी लेजिस्लेटिव फंक्शन, लॉ बनना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये सारे चीज़ ये 12 लोग देखते थे एज पर द चार्टर्ड एक्ट 1853। और लगभग मान लीजिए ये लोग, ये 12 लोग, ये 12 लोग मिलकर एक मिनी पार्लियामेंट ही चलाते थे। ठीक है, ये हो गया चार्टर्ड एक्ट 1853 का लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, अब हम देखेंगे चार्टर्ड एक्ट 1853 के अनुसार रेवेन्यू कैसे जनरेट होता था। रेवेन्यू वही जो था चार्टर्ड एक्ट 1833 में, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया के अंदर जितना भी ब्रिटिश टेरिटरी था उसमें से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और सॉल्ट टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और एक चार्टर्ड एक्ट 1853 का एक और पॉइंट ये था कि इसका कोई लिमिट नहीं था, मतलब टाइम लिमिट नहीं था। मतलब इससे पहले जो भी चार्टर्ड एक्ट आ रहा था वो हर एक 20 साल के बाद आता था। मतलब मान लीजिए 1833 में आया, उसके 20 साल बाद 1853 में आया ये चार्टर्ड एक्ट। लेकिन इस एक्ट में ये बोल दिया गया, ये इस एक्ट का, चार्टर्ड एक्ट 1853 का कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये चाहे तो बहुत दिन तक चल सकता है, चल सकता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे पहले ही, 20 साल से पहले ही इसको कोई भी इसके अमेंडमेंट या तो चेंज करा जा सकता है। तो ये इसमें बोल दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया चार्टर्ड एक्ट 1853 के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन था हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को
प्रेस कर दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके पॉलिटी का पूरा सिलेबस एक एक करके हर एक छोटे छोटे जितना भी कॉम्पैक्ट वीडियो बना पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। उसी कॉम्पैक्ट वीडियो के अंदर सारे इंडियन पॉलिटी के जो भी टॉपिक्स है उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।